सोचिए, अगर हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब ना हो, बल्कि एक बेहतर भारत का सपना हो, एक रोड मैप हो। आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा की बात करता है। ये कहानी है उस भारत की जिसका सपना हमारे संस्थापकों ने देखा था। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं, ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं। ये उस भारत का आईना है जो हम बनना चाहते हैं, हर नागरिक से किया गया एक वादा। तो अगर ये सिद्धांत हमारे देश की अंतरात्मा है, तो ये संविधान में मिलते कहाँ हैं और आखिर ये कहते क्या हैं? देखिए, ये संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 से 51 में दिए गए हैं। ये एक तरह से किसी भी सरकार के लिए गाइडबुक का काम करते हैं। ये बताते हैं कि नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना है। चलिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये संविधान के पार्ट 4 में है और इसका आइडिया भी बड़ा दिलचस्प है। हमने इसे आयरलैंड से लिया और उन्होंने स्पेन से प्रेरणा ली थी। डॉक्टर अंबेडकर इन्हें इतना जरूरी मानते थे कि उन्होंने इसे हमारे संविधान की नॉवेल फीचर्स यानी अनोखी विशेषताएं कहा। और इन सब का मकसद क्या है? एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाना। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये सिद्धांत इतने जरूरी हैं, तो क्या कोई सरकार इन्हें लागू न करे तो हम उस पर केस कर सकते हैं? ये सवाल हमें इनकी कानूनी ताकत के मुद्दे पर ले आता है। यहां एक बहुत ही जरूरी शब्द है, नॉन जस्टिशिएबल, यानी गैर न्यायोचित। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी नागरिक सरकार को कोर्ट में नहीं ले जा सकता कि वो इन सिद्धांतों को लागू क्यों नहीं कर रही। आर्टिकल 37 ये तो कहता है कि ये देश चलाने के लिए फंडामेंटल हैं, लेकिन इनकी असली ताकत अदालत में नहीं है। संविधान सभा की बहसों से ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। केटी शाह ने डीएसपी को एक ऐसे चेक की तरह बताया जिसे बैंक तभी कैश करेगा जब उसके पास पैसा होगा। मतलब ये भविष्य के लिए किए गए वादे हैं जिन्हें देश के मजबूत और अमीर होने पर पूरा किया जाएगा। क्या खूब कहा है। तो सवाल उठता है, अगर अदालत में नहीं तो इनकी ताकत आखिर है कहाँ? जवाब है जनता के हाथों में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार वो कानूनी गारंटी हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक नैतिक और राजनीतिक वादा है। यहां जज सरकार नहीं, बल्कि हम और आप हैं, यानी मतदाता। इनकी ताकत का इस्तेमाल हर 5 साल में चुनाव के वक्त होता है, जब लोग तय करते हैं कि सरकार इन आदर्शों पर खरी उतरी है या नहीं। चलिए अब इन सिद्धांतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है समाजवादी आदर्श। इनका मकसद है समाज और अर्थव्यवस्था में बराबरी लाना। आर्टिकल 38 बिल्कुल मुद्दे की बात करता है। ये एक ऐसे समाज की बात करता है जहां न्याय यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सिर्फ किताबी बातें ना हों, बल्कि हकीकत हों। इसका मतलब है सबके लिए बराबरी के मौके बनाना, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का सही मौका मिल सके। यही तो एक कल्याणकारी राज्य की असली पहचान है। आर्टिकल 39 तो कमाल का है। ये एक तरह से आर्थिक न्याय के लिए एक पूरी चेकलिस्ट है। ये कहता है कि सभी को रोजी रोटी का अधिकार हो, देश के संसाधन कुछ लोगों के हाथ में ना रहकर सबका भला करें, समान काम के लिए समान वेतन मिले और मजदूरों और बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाए। हर एक पॉइंट एक बेहतर और बराबरी वाले समाज की तरफ एक कदम है। और ये तो एक गेम चेंजर था। 1976 में जोड़ा गया आर्टिकल 39A। इसका मकसद था कि न्याय किसी के लिए विलासिता ना बन जाए। ये पक्का करता है कि गरीबी की वजह से कोई कानूनी मदद से वंचित ना रह जाए। और इसका जमीनी असर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा जैसे संस्थान बने जो आज लाखों लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। ये एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कई लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया है। अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जिनकी प्रेरणा महात्मा गांधी के विचारों से ली गई है। इनमें जमीनी स्तर पर शासन यानी ग्रास रूट्स गवर्नेंस और सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया है। आर्टिकल 40 में गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना झलकता है। ये कहता है कि राज्यों को ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए और उन्हें ताकत देनी चाहिए। दशकों तक ये सिर्फ एक सपना था, एक निर्देश था। लेकिन फिर आया 1992, जब 73rd संशोधन ने इसे हकीकत में बदल दिया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। गांधी जी का प्रभाव यहीं खत्म नहीं होता। आर्टिकल 43 छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। आर्टिकल 47 नशाबंदी की वकालत करता है और आर्टिकल 48 दुधारू पशुओं की सुरक्षा की। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं,
इनकी वजह से देश के कई राज्यों में असल कानून बने हैं, जो इनके असर को साफ दिखाते। स्क्रीन पर यह नंबर दिख रहा है 26 हफ्ते। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये भारत में मिलने वाली पेड मैटरनिटी लीव यानी सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि है। और इस पॉलिसी की प्रेरणा सीधे आर्टिकल 42 से आती है, जो काम करने की बेहतर और मानवीय परिस्थितियों के साथ साथ मातृत्व राहत देने की बात करता है। अब आते हैं सिद्धांतों की तीसरी और आखिरी श्रेणी पर। ये उन विचारों को दर्शाते हैं जो एक आधुनिक और प्रगतिशील देश के लिए जरूरी हैं। इन्हें हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। चलिए अब एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका असल में मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी का मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों के लिए सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू हो। यह समझना जरूरी है कि इसका क्रिमिनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है, जो पहले से ही सबके लिए एक समान है। इसका मकसद पर्सनल कानूनों को आसान और एक जैसा बनाना है। हालांकि ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। फिलहाल गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां ये लागू है। आर्टिकल 45 की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 2002 से पहले ये 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात करता था, लेकिन फिर 86वें संशोधन ने शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो आर्टिकल 45 को एक नया मकसद दिया गया, 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, जिसे आज हम आंगनवाड़ी सिस्टम के रूप में जानते हैं। इस श्रेणी में कुछ और भी जरूरी सिद्धांत हैं जो एक आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं। आर्टिकल 48A हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कहता है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के अहम सिद्धांत को बनाए रखता है। और आर्टिकल 51 हमारी विदेश नीति की नींव रखता है, जो हमें दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद आखिर में ये सवाल आता है कि हम मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के रिश्ते को कैसे देखें। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक रथ की तरह है जिसके 2 पहिए हैं, एक मौलिक अधिकार और दूसरा निर्देशक सिद्धांत। देश को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों के बीच संतुलन होना बेहद जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अंत में हम उसी शक्तिशाली विचार पर लौटते हैं। ये निर्देशक सिद्धांत हमारे राष्ट्र का नैतिक कंपास है, जो एक बेहतर और बराबरी वाले भारत की ओर इशारा करते हैं। संविधान ने तो दिशा दिखा दी, लेकिन सवाल यह है कि इस दिशा में चलेगा कौन? क्या ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है, या फिर नागरिकों के पास असली ताकत है जो तय करते हैं कि देश किस रास्ते पर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की जान है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।